आज का लेक्चर खास होने वाला है क्योंकि हम इसमें एक चैप्टर नहीं पूरी यूनिट रिवाइज करने जा रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम महेंद्रो आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोस्कोप के अंदर। और अपनी नीट शॉटगन सीरीज का अगला यूनिट जो है बेटा हम वो रिवाइज करने वाले हैं एक साथ, जिसका नाम है इकोलॉजी। बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बेटा इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि पूरा यूनिट रिवाइज करना है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से स्टेटमेंट्स और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जहां से एनसीईआरटी बेस्ट वे में आपकी रिवाइज हो जाएगी। चलो सबसे पहले देखो, राइट द सिंबल्स। सिंबल्स लिखनी है आपको बेटा कॉमेंसलिज्म। ये एक टाइप का इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन है ये सारे, जिसमें दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती है। हमको ये बताना है कि किस स्पीशीज का फायदा किसका नुकसान। अगर फायदा हो रहा है तो प्लस लिखना है, नुकसान हो रहा है तो माइनस लिखना है, और कुछ नहीं हो रहा है तो जीरो लिखना है। कॉमेंसलिज्म में होता है बेटा क्या, प्लस कॉमा जीरो, एक का फायदा और दूसरे का कुछ भी नहीं। एमेंसलिज्म में माइनस कॉमा जीरो, कॉम्पिटिशन में माइनस कॉमा माइनस, और प्रिडेशन में एक का फायदा दूसरे का नुकसान। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होता है, एक का फायदा और दूसरे का भी फायदा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, ये सबके हमने साइन यहाँ पे लिख दिए। एक और रह गया पैरासिटिज्म, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि पैरासिटिज्म का साइन क्या रहने वाला है। ठीक है, आगे देखो, म्यूचुअलिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिलेशनशिप। तो म्यूचुअलिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। ठीक है, म्यूचुअलिज्म जो है बेटा वो ऑब्लिगेटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेटरी? ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब म्यूचुअलिज्म में आने वाले दो ऑर्गेनिज्म आपस में ऑब्लिगेशन रिलेशनशिप में रहते हैं, कि इनमें से किसी एक को हटाओगे तो दूसरा भी वहां से चला जाएगा। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं ऑब्लिगेट। जबकि ऐसा ही एक और रिलेशनशिप या फिर आपको इंटरेक्शन दिखता है, इसको कहते हैं प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन में भी दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑब्लिगेटरी हो, इसलिए ये नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, नॉन ऑब्लिगेटरी। ठीक है, याद रखना है। आगे देखो, अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट वेयर एज एन इंडिविजुअल डज नॉट। ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, आगे लिखा नहीं है बट ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। वो कह रहा है एक पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिज्म में नहीं होंगे। ये सच बात है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हम बर्थ और डेथ की बात करते हैं। पॉपुलेशन के केस में बर्थ और डेथ की बात नहीं होती है, बर्थ रेट और डेथ रेट की बात हो रही है। आप एक ऑर्गेनिज्म हो, अगर मैं आपसे पूछूं आपका बर्थ रेट क्या है, तो आप बता सकते हो, आंसर कर सकते हो? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, ऑर्गेनिज्म का नहीं होता है। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, एकदम गहरी है, देखने में आसान लगती है लेकिन एसर्शन रीजन में आएगी तो कंफ्यूज कर सकती है। उसके बाद, विच ऑर्गेनिज्म एक्ट्स एज अ कंडुइट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड रेगुलेट पॉपुलेशन। तो होपफुली आपको आंसर अभी तक आ गया होगा। तो प्रीडेटर्स की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रीडेटर्स की। ठीक है, तो याद रखना है प्रीडेटर्स ये करते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है, व्हेन पिजास्टर स्टारफिश वाज रिमूव्ड ओवर 10 इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट। पिजास्टर बेटा एक स्टारफिश थी जिसको जब रिमूव किया इंटरटाइडल रीजन से, तो वो 10 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज जिसपे ये पिजास्टर स्टारफिश फीड करती थी, ये प्रेडेटर है उनका, वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो सोचो ये एक्सटिंक्ट क्यों हुई होगी? क्योंकि आपने प्रेडेटर हटाया, तो एकदम से प्रिडेशन प्रेशर हटने की वजह से जो ये 10 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज, इनकी पॉपुलेशन ग्रो करी होगी, जिसकी वजह से वहां पे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटिंग हो गए होंगे, तो इनके बीच में कंपटीशन की वजह से गायब हो गए। तो इसलिए बेटा करेक्ट आंसर जो है, अगर आपने इसका आंसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन दिया तो आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। इंटर स्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिप्टिकली कलर्ड इंसेक्ट्स और फ्रॉग। क्रिप्टिकली मतलब छुपा हुआ, तो इसी को वो क्या कहते हैं बेटा, हम फ्रॉग वगैरह क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कैमोफ्लाज। ठीक है, कैमोफ्लाज। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफाइगस। ऐसे फाइटोफाइगस का मतलब क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। फाइटो मतलब प्लांट, फाइगस मतलब ईटिंग, तो कितने परसेंट इंसेक्ट जो हैं वो प्लांट ईटर्स हैं? तो आपके एनसीईआरटी का ही डेटा है 25%। आगे बढ़ते, मैच द डिफेंस मैकेनिज्म विद एग्जांपल।
मैच करना है बेटा कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैलोट्रोपिस, याद रखना है आपको, अपने डिफेंस में यूज करता है। कैलोट्रोपिस एक पौधा है जिसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। तो जो भी ब्राउजिंग एनिमल्स हैं अगर वो ज्यादा खाएंगे इनको या फीड करेंगे तो ये केमिकल जाकर उनकी बॉडी में नुकसान पहुंचा सकता है, पॉइजनस है। डिस्टेस्टफुल केमिकल मोनार्क बटरफ्लाई, सामने सामने लिखा है। थॉर्न्स अकेशिया, अकेशिया बेटा बबूल रहता है उसमें कांटे होते हैं, ये भी एक क्या है, डिफेंस है। मोनार्क बटरफ्लाई पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मार्क कर लेना। मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो डिस्टेस्टफुल हो गई है, क्यों? क्योंकि ये अपने लार्वा स्टेज के ऊपर एक वीड के ऊपर फीड करती है जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर ये केमिकल जो है कलेक्ट हो जाता है और ये डिस्टेस्टफुल हो जाती है, तो इसके प्रेडेटर ने उसको खाना ही बंद कर दिया। नेक्स्ट कैमोफ्लॉज, कैमोफ्लॉज जो है वो स्टिक इंसेक्ट, बिल्कुल सही एग्जांपल है। स्टिक इंसेक्ट बेटा स्टिक जैसा दिखने वाला इंसेक्ट होता है, तो जब पेड़ पे बैठा होगा आपको लगेगा पेड़ का ही हिस्सा है। तो कैमोफ्लॉज हो गया ना, अपनी सराउंडिंग से अपने बैकग्राउंड से मैच कर गया। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बेटा कि इन्वेसिव स्पीशीज स्प्रेड रैपिडली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रेडेटर, बिल्कुल सच स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू। कि जो कोई भी इन्वेसिव स्पीशीज है, इन्वेसिव मतलब क्या होता है, जो किसी जगह पे नई आकर रहने लगी है, पहले नहीं रहती थी, ठीक है, अभी अभी आकर रही है, तो इन्वेड किया है स्पीशीज ने, वो एकदम से ग्रो करती है उस जगह पे, क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल प्रेडेटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वरना कोई भी स्पीशीज एकदम से तुरंत ग्रो करने लगे ऐसा नेचर में दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि एक फूड चेन का हिस्सा है हर एक स्पीशीज, तो अगर उस स्पीशीज का प्रेडेटर उस पॉपुलेशन में नेचुरली प्रेजेंट है तो वो तेजी से ग्रो नहीं करेगी। लेकिन ऐसी स्पीशीज जो इन्वेसिव है, अभी अभी आई है इस इकोसिस्टम में, तो इसका प्रेडेटर वहां पे अवेलेबल नहीं है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपका क्या दिया था बेटा, प्रिकली पियर्स कैक्टस। प्रिकली पियर्स कैक्टस या फिर आइकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल इंडिया में लाया गया, बहुत तेजी से ग्रो हो गया। प्रिकली पियर्स कैक्टस भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ। फिर उस कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए क्या लाया गया, उसका प्रेडेटर डाला गया वहां पे, विच इज मॉथ, तो मॉथ डाला गया। आगे, व्हेन व्हेन रिसोर्सेज व्हेन रिसोर्सेज competition when resource competition reduce feeding efficiency even when resources are abundant, it is called as interference competition, true। ठीक है बेटा, ये अबिंगडन टॉर्टोइस और गोट वाला एग्जांपल है। तो एबिंगडन टॉर्टोइस और गोट के जो केस के अंदर आपका कंपटीशन दिखता है उसको इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर क्या है, जो टॉर्टोइस है उसकी ब्राउजिंग कैपेसिटी बहुत कम है, एफिशिएंसी बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे खाता है। गोट ने आसपास सब कुछ निपटा दिया, तो कॉम्पिटिटिवली गोट ने क्या कर दिया, सुपीरियरिटी शो करी किसके ऊपर, टॉर्टोइस के ऊपर, तो टॉर्टोइस भी वहां से एक्सटिंक्ट कर गए कंपटीशन की वजह से। तो ये वहां वहां से उठाई गई स्टेटमेंट है, बट ट्रू है स्टेटमेंट। उसके बाद मैच द फॉलोइंग विद प्रपोजर्स। गॉस, गॉस ने बेटा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, दोबारा सुनना क्या बोला, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं तो वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, दो स्पीशीज हैं, क्लोज रिलेशन है, सेम रिसोर्स के लिए लड़ रही है, तो दोनों साथ में नहीं रह पाएंगी लॉन्ग टाइम के लिए। जो डोमिनेंट होगा वो इंफीरियर वाले को गायब कर देगा, ठीक है, गायब कर देगा वहां से। लेकिन लेकिन मैकआर्थर एक साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग का एग्जांपल दिया। मैकआर्थर ने बोला कि एक ट्री है उस पे 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स, छोटी छोटी बर्ड्स रह रही हैं, और ये बहुत टाइम से रह रही है और उनके बीच में कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन को अवॉइड कर ले रही है। कंपटीशन को बाईपास कैसे किया इन्होंने, इन्होंने अपने फीडिंग पैटर्न को चेंज कर लिया, ठीक है, फॉरेजिंग पैटर्न को, कि एक सुबह के वक्त निकल रही है, एक दिन के वक्त, एक लेट इवनिंग और एक अर्ली इवनिंग, अलग अलग टाइम कर लिए खाना खाने के लिए, निकलने के लिए, तो उनमें कंपटीशन नहीं हो रहा है। तो मैकआर्थर ने रिसोर्स पार्टीशनिंग दिया। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डार्विन की थ्योरी है, यू ऑलरेडी नो, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का ही पॉइंट है। उसके बाद विच ऑर्गेनिजम्स आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन कॉज्ड टू कार्निवोर्स, ठीक है, कंपटीशन कंपेयर टू, अच्छा कॉज नहीं है सॉरी, कंपेयर टू, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो बेटा आपकी आंसर डी लिखती है प्लांट, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकते तो बेचारे को कंपटीशन से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और प्लांट्स पे डिपेंड करने वाले हर्बीवोर्स को भी होगा, क्यों? हर्बीवोर्स, क्यों होगा हर्बीवोर्स को, क्यों? क्योंकि आपके हर्बीवोर्स लिख दो पहले। क्यों होगा हर्बीवोर्स को? हर्बीवोर्स को इसलिए होगा, हर्बीवोर्स को इसलिए होगा नुकसान क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लांट को कंपटीशन से नुकसान हो रहा है तो हर्बीवोर्स को भी। डिफरेंट फॉरेजिंग टाइम ऑफ पैटर्न टू अवॉइड कंपटीशन इज कॉल्ड एज रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बेटा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स अबाउट पैरासाइट आर इनकरेक्ट, गलत बतानी है, गलत।
हैव अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, ये गलत हो गई क्योंकि अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स तो एब्सेंट होते हैं ना, ठीक है। अगर कोई आपकी बॉडी में ग्रो कर रहा है तो उसको आंख की जरूरत क्यों है, बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है ना, वो तो अंधेरा है, तो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स गायब हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे अगर कोई मेरी बॉडी के अंदर से ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है मेरे इंटेस्टाइन के थ्रू, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा नहीं चाहिए। हैव सकर्स एंड एडेसिव ऑर्गन्स, ये तो बिल्कुल सच लिखी हुई है स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू। हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ये गलत हो गया, अभी बताया सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हैव हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ये बात भी सच है। क्यों? क्योंकि इनके मरने के चांसेस ज्यादा है, आपकी बॉडी अटैक करेगी ना इनके ऊपर, तो इनको रिप्रोड्यूस बहुत फास्ट करना पड़ेगा, वरना कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी इनकरेक्ट है, ए एंड सी। आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूमन लीवर फ्लूक फैसियोला रिक्वायर्स टू होस्ट, तो आपको पता है बेटा कौन कौन से हो गए, एक तो ह्यूमन, ओ सॉरी, एक तो फिश और दूसरा स्नेल, ठीक है। तो फिश एंड स्नेल लिख लेना, सही होगा। उसके बाद द ऑर्गेनिज्म दैट रिड्यूस होस्ट सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज, होस्ट लिख दिया ना, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा है, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कम करता है कौन, पैरासाइट, पैरासाइट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दीज आर एक्टो पैरासाइट, लाइस है, टिक्स है और टीनिया एस्कैरियसिस, ये सब एंडो पैरासाइट है। पैरासाइट तो है, कोपोड्स एक्टो है, कस्कटा भी एक्टो है, ठीक है। तो 4 हो गया, करेक्ट आंसर इज 4। अगर आपका भी 4 था तो बहुत ही बढ़िया। आगे एंडो पैरासाइट टिपिकली शोज, एंडो पैरासाइट इसमें से क्या शो करता है, कॉम्प्लेक्स साइकिल, बिल्कुल सही बात है, जो बॉडी के अंदर ग्रो करता है उनकी लाइफ साइकिल सिंपल नहीं होती है। हाई रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सच बात है, तेजी से ग्रो करेगा, अभी देखा। सिंपल मॉर्फोलॉजी, बिल्कुल है, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं होंगे, सिंपल मॉर्फोलॉजी रहती है। एंड रिड्यूस्ड ऑर्गन, बिल्कुल वही तो बात है कि अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है तो रिड्यूस्ड ऑर्गन होगा, ठीक है। आगे देखो, डैश इज व्हेन वन ऑर्गेनिज्म लेज एग्स इन अनदर, तो आपने सुना होगा बेटा कोयल कुकू विच इज, और क्रो, क्रो के बीच का, कि कोयल क्रो के नेस्ट में अपने एग ले कर देती है, इसको हम कहते हैं क्या, ब्रूड पैरा, पैरासिटिज्म, तो इसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑर्किड्स एंड मैंगो, ठीक है, कॉमन सेल रिलेशनशिप, मतलब इसके कॉमन सेलिज्म में बता दिया उसने कि जो भी एग्जांपल दिए हैं सारे कॉमन सेलिज्म के हैं, बस इसका पार्टनर बताना है, तो बोल ही दिया ऑर्किड ऑन मैंगो, तो ऑर्किड ऑन मैंगो तो मैंगो ही होगा ना ऑर्किड का। ऑर्किड बेटा एक ऐसा प्लांट है जो कि क्या करता है, जो कि किसी कोई सपोर्ट के थ्रू ही ऊपर चढ़ेगा, क्लाइंबर टाइप का है, तो सपोर्ट के थ्रू, लेकिन ये न्यूट्रिशन नहीं लेता है मैंगो से, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है तो मैंगो का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसका ऑर्किड का तो फायदा हो जा रहा है, मैंगो की वजह से उसको क्या मिल रहा है, उसको ऊपर चढ़ने के लिए वो मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है। क्लाउन फिश एंड सी एनेमन, सी एनेमन बेटा एक आपका क्या है, अ, समुद्र में रहने वाला एनिमल है, इसके पास अपने टेंटिकल्स हैं। सी एनेमन जिनको खाता है, ठीक है, वो खाता है क्लाउन फिश को। क्लाउन फिश क्या करती है, सी एनेमन के पास जाके ऐसे तैरने लगती है। तो जो क्लाउन फिश का, छोटी सी फिश है, इसका जो नीमो जिसको आप कहते हो, इसका जो प्रेडेटर है वो आता नहीं है इसको खाने के लिए, क्योंकि सी एनेमन जो है उसके पास आएगा नहीं वो, ठीक है। तो इसमें क्लाउन फिश का तो फायदा हो जा रहा है, ठीक है, सी एन एम का सच कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कैटल एग्रेट, कैटल के साथ बनाएगा। कैटल एग्रेट जो होती है बेटा, वो क्या होती है, व्हाइट कलर की बर्ड्स होती हैं। कैटल जो हो गए बेटा आपके, वो जिस भी जगह पे फीड करके जाएंगे तो वो बड़ी बड़ी घासों को फ्लश आउट करके छोटा छोटा कर देंगे। ये जो बर्ड्स हैं, फिर इन कैटल्स के जाने के बाद वहां पर छोटी छोटी घास में अपने इंसेक्ट ढूंढने जाती है, क्योंकि इनको इंसेक्ट खाना पसंद है, इंसेक्ट खाते हैं, तो अपना फूड ढूंढने में इनको आसानी हो गई। सोचो कैटल ने क्या किया, कैटल का तो कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं हुआ, उसको वैसे भी घास खानी थी, वैसे भी खानी थी, तो कैटल ने जाके घास खाई, छोटी कर दी। अब वो छोटी होने की वजह से कैटल एग्रेट को आसानी से दिख रहा है इंसेक्ट, ये भी समझ में आ गया। बार्निकल ऑन व्हाइट वेल, सॉरी वेल, बार्निकल जो है बेटा वो व्हाइट कलर के एनिमल्स है जो कि कहाँ पे रहेंगे आपके, वो वेल की पीठ पे लगे रहेंगे, लेकिन ये न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, सिर्फ चिपके हुए हैं। वेल को ऐसा कोई भी नुकसान नहीं है, तो वेल का जीरो, और बार्निकल जो हो गया उसका फायदा हो गया, यहाँ पे याद रखना है। लाइकेन प्रेजेंट म्यूचुअलिज्म बिटवीन, लाइकेन जो है बेटा वो क्या है, लाइकेन म्यूचुअलिज्म है बिटवीन बिटवीन फंगस एंड एल्गे, एल्गे या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे विच इज कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, माइकोराइजा किस किस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है, हायर प्लांट याद रखना है। प्लांट ऑफर्स डैश, बेटा प्लांट ऑफर्स डैश टू पॉलिनेशन पॉलिनेटर्स, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्टर। प्लांट किस चीज से अट्रैक्ट करता है, क्या दे सकता है पॉलिनेटर को, नेक्टर, और दूसरा क्या, पॉलन, पॉलन ग्रेन। जबकि सीड डिस्पर्सर्स को, ऐसे एनिमल जो कि सीड को दूर दूर तक लेके जाते हैं, उनको जूसी फ्रूट या फ्रूट देता है।
ध्यान रखना है। आगे देखो, विच इंटरेक्शन शोज कोएवोल्यूशन, इनमें से कौन सा इंटरेक्शन है जो ज्यादातर को इवॉल्व करेगा? म्यूचुअलिज्म। ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों इवॉल्व भी साथ में रहेंगे बिकॉज दे को एग्जिस्ट, दे, ठीक है, दे विल इवॉल्व, दे विल आल्सो इवॉल्व टुगेदर, क्योंकि साथ में रहते हैं तो इवॉल्व भी साथ में करेंगे। इन फिग एंड वास्प म्यूचुअलिज्म, वास्प uses fig for oviposition and nutrition while fig gain no profit, ये गलत हो गया, no profit नहीं, this statement is false। प्रॉफिट होगा बेटा, फिग और वास्प जो है दोनों में 1-to-1 रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा होता है, फिग का भी फायदा हो रहा है और वास्प का भी फायदा हो रहा है, ठीक है। वास्प जो है बेटा एक इंसेक्ट है जो कि क्या करता है, अपनी एग ले करता है कहां पे? फिग के अंदर, ठीक है, फिग के फ्लावर के अंदर ओवरी के पास जाके, तो ओवी पोजीशन मतलब एग लेइंग की जगह प्रोवाइड कर रहा है। तो फिग का, आपका वास्प का तो फायदा हो रहा है, फिग का भी फायदा हो रहा है कि उसको पॉलिनेटर मिलते हैं, ठीक है, याद रखना है। वास्प का एक और फायदा है कि वास्प का लार्वा जब बनेगा, एग से जब हैच करके लार्वा बनेगा वास्प का, तो लार्वा को खाने के लिए न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, किससे? फिग से, ठीक है, उसके फ्रूट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, मैच इंटरेक्शंस विद एग्जांपल, मैच करना है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल बी और ऑर्किड, ठीक है, बी और ऑर्किड ये कौन सा म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है? ये है आपका सूडो कॉपुलेशन, सूडो कॉपुलेशन, सूडो कॉपुलेशन, ठीक है। मेडिटेरेनियन ऑर्किड और जो आपकी बम्बल बी है उसके बीच में क्या होता है? बी के बीच में इंटरेक्शन है जिसको कहते हैं सूडो कॉपुलेशन। इसमें क्या हो रहा है, जो मेडिटेरियन ऑर्किड है, ये प्लांट है, इसका जो फ्लावर है ना, उसका कलर फीमेल हनी बी की तरह दिखने लगता है, तो ये मेल हनी बी को अट्रैक्ट करने के लिए सेक्सुअल डिसीट का यूज करता है, ठीक है, धोखा देता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, तो मेल आएगा, ठीक है, उसको पता चलेगा, वो सूडो कॉपुलेट करेगा, ठीक है, उसको पता चलेगा बाद में कि भाई धोखा हो गया, लेकिन उसको खाने के लिए पॉलन ग्रेन वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसका नुकसान है। तो बी का भी फायदा है, लेकिन यहाँ पर किसका फायदा हो रहा है? यहाँ पे आपके इन उसका ऑर्किड का भी फायदा हो रहा है क्योंकि पॉलिनेशन करा रहा है वो, तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। प्रीडेटर का एग्जाम्पल स्पैरो एंड सीड, सामने सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल सीड को खाती है स्पैरो, तो प्रीडेटर बेटा प्लांट भी प्रे होते हैं, ठीक है, और प्रीडेटर कौन हो गया? स्पैरो। पैरासिटिज्म, कसकटा एंड होस्ट, बिल्कुल सच बात है बेटा, कसकटा जो है वो एक स्टेम पैरासाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? कसकटा जो है दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है उसकी स्टेम पे चढ़ के। दोबारा सुनना, अगर कसकटा और मैंगो दे दे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको बोलना है ये पैरासिटिज्म है क्योंकि कसकटा पैरासाइट है, लेकिन ऑर्किड और मैंगो दे दे तो आपको बोलना है कॉमनसिलिज्म है क्योंकि ऑर्किड न्यूट्रिशन नहीं लेता है, तो मैंगो का उस केस में नुकसान नहीं होगा, कसकटा के केस में हो जाएगा प्लांट का। उसके बाद कंपटीशन, कंपटीशन बार्निकल्स के बीच में होता है, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। इस एग्जांपल के अंदर आपका क्या है? इस एग्जांपल के अंदर आपका दो बार्निकल्स दिए हुए हैं विच इज कैथामेलस एंड बैलेनस, ठीक है। बैलेनस जो है वो डोमिनेट कर देते हैं कैथामेलस को, ठीक है, क्योंकि बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, तो दोनों के बीच में कंपटीशन था और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर जो है उसने इंफीरियर वाले को एलिमिनेट कर दिया। होपफुली रिवाइज हो रहा होगा आपको, नहीं है तो जाके एग्जांपल रिवाइज कर लेना। आगे देखो, हाउ मेनी आर मैन मेड इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा मैन मेड है? लेक, वेटलैंड, एक्वेरियम, वेटलैंड और एक्वेरियम मैन मेड है प्रॉपरली, वेटलैंड नहीं है, एक्वेरियम और क्रॉपलैंड, ठीक है, दोनों। आगे देखो, नेक्स्ट आपको कह रहा है सही किया ना, एक्वेरियम क्रॉपलैंड, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन आती है किसी भी फॉर्म में, मैचिंग वगैरह की फॉर्म में भी आ सकती है स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, तो ये आपको याद रखनी है, व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन, यू शुड नो। उसके बाद द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग इज कांस्टेंट सोलर रेडिएशन, बिल्कुल सच बात है, ठीक है। इकोसिस्टम को काम करने के लिए कांस्टेंट सोलर रेडिएशन चाहिए बिकॉज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, सन से ही एनर्जी मिलेगी तभी जाके आपका इकोसिस्टम आगे ग्रो कर पाएगा। नाउ प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर व्हाइल प्रोडक्टिविटी इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट बेटा, ये उल्टा दे दिया, ठीक है। एक्चुअल में व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? रेट ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, तो प्रोडक्शन ये होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, पर यूनिट टाइम करोगे तो प्रोडक्टिविटी बनेगा, बस पूरी स्टेटमेंट ठीक है, बस इसमें इनकी जो यूनिट्स हैं वो आगे पीछे कर दी, अगर आप पहचान पाए तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखो, एनर्जी रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन, अच्छा इन्हीं को, अगर इसी को मेरे को एनर्जी की टर्म्स में लिखना हो तो प्रोडक्शन की एनर्जी हो जाएगी बेटा किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, प्रोडक्टिविटी की हो जाएगी सेम, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। आगे देखो, अ रैपिड गेन 1 kg बाय ईटिंग ग्रास रिप्रेजेंट्स, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रैबिट ने बेटा किसको खाया होगा? रैबिट ने किसी प्लांट को खाया होगा, प्लांट को खाया होगा, ठीक है, रैबिट ने प्लांट को खाया,
तो इसका मतलब प्लांट के लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको प्राइमरी कहते हैं। रैबिट ने जब उसको खाया और उससे 1 किलो वेट गेन कर लिया, इसका मतलब प्लांट के मटेरियल को रीसिंथेसाइज करके उसने गेन किया। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी बनाए प्लांट प्रोड्यूसर के लेवल पे, उसको प्राइमरी कहते हैं। लेकिन अगर वही कंज्यूमर उस एनर्जी को रीसिंथेसाइज कर ले तो उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आंसर है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर आप आंसर कर पाए तो बहुत बढ़िया, वरना रिवाइज हो गया। एनपीपी ऑफ बायोस्फीयर इज, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बेटा, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि एनपीपी ऑफ बायोस्फीयर इज 170 बिलियन टन्स, जबकि ओशन जो है इसमें से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 170 में से, तो ओशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 55 बिलियन टन, याद रखना है। तो 170। उसके बाद इफ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस लास्ट ईयर, थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, taking the current population as 28, we calculate the birth rate। तो आपको याद रखना है बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कितने पैदा हुए या कितने मरे। तो इसके अंदर बोल रहा है रिप्रोडक्शन से 8 पैदा हुए, और पहले कितने थे, ऐड होने या रिड्यूस होने के बाद नहीं, पहले कितने थे 20। ठीक है, तो 0.4 आ जाएगा आंसर आपका भी, अगर 0.4 है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो 8/20 से आ जाएगा। द टाइगर सेंसस इन आर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। ट्रू, आपके आंसर डी में दिया है टाइगर को कैसे काउंट किया जाएगा, तो पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स। ऐसी फिशेस को पॉन्ड में कैसे काउंट किया जाता है, नंबर ऑफ फिशेस ट्रैप, एक ट्रैप में कितनी फंसी, उसके लिए वैसे काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, द शेप ऑफ एज पिरामिड हैव नो रिलेशनशिप विद द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। बिल्कुल ही बकवास, फॉल्स। कह रहा है कि कोई रिलेशन नहीं है स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप है भाई। ठीक है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, ये तो नॉलेज देता है बल्कि। ठीक है, कैसे? अगर आपके 3 टाइप के एज पिरामिड होते हैं बेटा, ठीक है, एज पिरामिड 3 टाइप के होते हैं, एक कोई भी कॉमन बना देता हूं मैं, एक्सपेंडिंग टाइप का बना के दिखाता हूं। एज पिरामिड का जो बेस होता है, ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जिनका रिप्रोडक्टिव फेज अभी आया नहीं है, प्री है। जो बीच वाले हैं ये रिप्रोडक्टिव हैं, और सबसे ऊपर वाला जो बार बनता है दैट इज योर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो इससे आप जज कर सकते हो कि क्या स्टेटस है पॉपुलेशन का। मतलब अभी जो इंडिविजुअल प्री रिप्रोडक्टिव है, मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव एज आई नहीं है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव। क्या इस ग्राफ से ये बात समझ पाए? ठीक है, अगर समझ पाए तो बहुत बढ़िया ज्यादा है, और रिप्रोडक्टिव कम है, और पोस्ट तो सबसे कम है। ठीक है, तो आप सोचो इन फ्यूचर जब ये प्री रिप्रोडक्टिव में आएंगे तो पॉपुलेशन इज गोइंग टू एक्सपैंड। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव जब रिप्रोडक्टिव में आएंगे तो पॉपुलेशन रेट बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगी, इसलिए ऐसे टाइप के हम पिरामिड को एक्सपैंडिंग कहते हैं। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में स्टेबल दिया हुआ है, स्टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का अमाउंट बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, बार वाला। और एक होता है डिक्लाइनिंग, जिसमें रिप्रोडक्टिव ज्यादा होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव कम होता है। तो 3 टाइप का है, और ये तो बता रहे तो फॉल्स हो गया। नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ बी प्लस आई इज मोर देन डी प्लस ई। अभी बी प्लस आई क्या है कि अगर बर्थ और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब कि इमिग्रेंट्स जितने आ रहे हैं, बर्थ और इमिग्रेंट्स अगर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डेथ और एमिग्रेंट्स, बट डेथ और एमिग्रेंट्स क्या करती है, पॉपुलेशन को डिक्रीज करती है। बर्थ और इमिग्रेशन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। तो बिल्कुल बात है, पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले फैक्टर्स का अमाउंट अगर बड़ा होगा तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सोचना जरा। ठीक है, एनसीईआरटी से उठाइए। उसके बाद इन अ 4 ट्रॉफिक लेवल फूड चेन विद विद दिस मच जूल ऑफ एनर्जी, इनपुट टॉप्स कंज्यूमर गेट। ठीक है, इतनी एनर्जी सनलाइट से मिल रही है तो टॉप कंज्यूमर को कितना मिलेगा। 4 ट्रॉफिक लेवल है, तो मैं बता देता हूँ। ट्रॉफिक लेवल 1 विच इज प्रोड्यूसर, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है, ये एनर्जी जब प्लांट को मिलेगी तो आपको क्या लग रहा है सारी मिल जाएगी? नहीं, सिर्फ 1% ही मिल पाएगी यहाँ से। ठीक है, 1% ही मिल पाएगी। तो ये इस एनर्जी का 1%, 2 जीरो उड़ा दो। ठीक है, फिर हर एक ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है, इसको 10% रूल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेन चीज आपको टेस्ट करवानी थी ना मेरे को, वो ये करवानी थी कि क्या आप यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। एनसीईआरटी में एनर्जी का पिरामिड दिया हुआ है, वो वाला क्वेश्चन है, वहां से उठा के बनाया गया है ये। ठीक है, एक्चुअल में सनलाइट से आने वाली एनर्जी का प्लांट सिर्फ 1% ही क्या कर पाते हैं, एनर्जी बना पाते हैं। तो उसका 1% प्लांट को दिया, लेकिन अब फूड चेन में 10-10% ट्रांसफर होगा। ठीक है, याद रखना है, सन से प्लांट के अंदर 1%, आगे 10-10% होगा। तो एक एक जीरो हटाते रहो। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे इतनी थी, सेकंड पे एक जीरो और हटा दो, थर्ड पे एक जीरो और हटा दो, फोर्थ पे एक जीरो और हटा दो। ठीक है, तो आंसर विल बी 10 जूल। ठीक है, अगर आपका आंसर बेटा
10 जूल है तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं है तो थोड़ा सोचना, कुछ नहीं करना है, 10% घटाना है, लेकिन सन से प्लस प्लांट के बीच में 1% घटाना है। उसके बाद द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एडवर्ड विल्सन। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट 3 लेवल, एक होती है बेटा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक होती है बेटा स्पीशीज के लेवल पे बायोडाइवर्सिटी, एक होती है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी के लेवल पे। तो आपकी तीन टाइप की बायोडाइवर्सिटी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल। आगे देखो, डिस्क्राइब डिस्क्राइब स्पीशीज IUCN 2004, मतलब कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद डैश परसेंटेज ऑफ एनिमल एंड डैश परसेंट ऑफ प्लांट्स एमंग रिकॉर्डेड स्पीशीज, तो ये यही इसी का डाटा है बेटा कि 22% जो हैं, ठीक है, 22% नहीं, सॉरी, ठीक है, डैश परसेंटेज ऑफ प्लांट एमंग रिकॉर्डेड स्पीशीज, तो इनमें से कितने परसेंट प्लांट है और कितने परसेंट क्या है, एनिमल है। तो जितनी भी डिस्क्राइब स्पीशीज हैं, इसका कितने परसेंट प्लांट और कितने परसेंट एनिमल है, एक बारी डेटा जो है आप कंपाइल करके एनसीईआरटी से नीचे आंसर जरूर लिखना, ठीक है। 43 पे चल रहा हूँ सीधा, 42 पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 43 बोल रहा है मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफरिस एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीशीज ऑफ बी, बिल्कुल सच बात है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको ऑलरेडी। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इंडिया हैज डैश परसेंटेज ऑफ लैंड, तो यहां पर लिखता है इंडिया हैज 2.4% ऑफ, 2% है कि 2.4% है, ठीक है। इंडिया हैज 2.4% एंड 8.1% क्या करेगा ये, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को कम कर देगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है स्पीशीज डाइवर्सिटी डैश नियर इक्वेटर एंड डैश नियर द पोल, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर नियर द नियर इक्वेटर एंड लेस नियर द पोल, ठीक है, ज्यादा होगी और कम होगी, या फिर इसी को आप इंक्रीज और डिक्रीज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, स्पीशीज रिलेशनशिप बेटा अलेक्जेंडर वॉन हेम्बल्ट ने दिया था। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, जैसे जैसे आप स्पीशीज बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ाते हो, स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है, और इक्वेशन आई थी CA⁻Z, ठीक है, ये है। ग्राफिकल शेप कैसी रहेगी बेटा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ही याद कर लो, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट, जेड वैल्यू रेंजेस, जेड जो है बेटा वो कहां से कहां तक, 0.1 से 0.2 तक रेंज करती है। आपके एनसीईआरटी में एक और लिखी हुई है, एक पूरे कॉन्टिनेंट पे फ्रूगीवोरस, ठीक है, के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी ये आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद द इन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस एरोप्लेन रिप्रेजेंट्स, एरोप्लेन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में एरोप्लेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरोप्लेन रिप्रेजेंट करता है आपका इकोसिस्टम, ठीक है। तो एरोप्लेन रिप्रेजेंट दी इकोसिस्टम, याद रखना है। एरोप्लेन रिप्रेजेंट्स नहीं है, एरोप्लेन रिवेट्स रिप्रेजेंट्स, रिवेट्स, एरोप्लेन की जो रिवेट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एरोप्लेन तो इकोसिस्टम को करता है, इकोसिस्टम, जबकि रिवेट्स जो है वो किसको करती हैं, स्पीशीज को, स्पीशीज, ठीक है। और अब आप बताओगे इसके अंदर कि रिवेट्स कनेक्टिंग द विंग्स, कमेंट बॉक्स में बताओगे रिवेट्स कनेक्टिंग द विंग्स किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। आगे देखो, मैच मैच एक्सटिंक्ट स्पीशीज विद द रीजन, इस पर भी बड़ा एमसीक्यू आता है, क्वेश्चन आता है डोडो मॉरिशस, कागा अफ्रीका, स्टेलर सीका और रशिया, और थाइलसीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया, सही लिखा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी लॉस कॉजेस, बायोडाइवर्सिटी लॉस इसमें से क्या चीज कॉज कर सकती है, वेरिएबल प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी चेंज होने लगेगी अगर बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज रिचनेस कम हो गई किसी जगह की, रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, एंड लोअर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ये भी लो हो जाएगा, बिल्कुल सच बात है, रेजिस्टेंस हो जाए एनवायरमेंट। एविल क्वाड्रेट इंक्लूड, तो बेटा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और क्या हो जाएगा, चार चार ऐसे आपको दुश्मन बताने हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के दुश्मन हैं। दूसरा हो जाएगा बेटा ओवर 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 एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। और क्या हो गया आपका एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, इन्वेजन, और एक हो गया बेटा आपका क्या, एलियन स्पीशीज इन्वेजन के अलावा को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन।
Amazon rainforest are called as earth lungs, ये आपको याद रखना है। Amazon rainforest को earth lungs बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों earth lungs बोलते हैं? क्योंकि ये 20% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस 20%, सॉरी 20% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन। उसके बाद पैसेंजर पिजन एंड स्टीलर सी काउ स्पीशीज एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल सही बात है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट करी है। उसके बाद एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर इकोनॉमिकल यूजेस, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये एक ब्रांच है जहां पे हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स के अंदर एक्सप्लोर करते हैं केमिकल्स का, ताकि हम उनके प्रोडक्ट्स बना सकें, अलग अलग चीजें बना पाए। जैसे हल्दी के अंदर वाउंड हीलिंग कैपेसिटी है, बाकी भी कोई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है या फिर इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। तो हम ये ढूंढ रहे हैं केमिकल्स को, इसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या बोला जाता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग, याद रखना है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अप्रोचेस, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन एंड एथिकल इश्यूज, एंड सॉरी एथिकल, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अप्रोचेस तीन टाइप के हो सकते हैं। नैरो मतलब डायरेक्ट यूटिलिटी, डायरेक्ट यूजेस क्या है बायोडाइवर्सिटी के, उस बेसिस पे अप्रोच वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है ये। और उसके बाद ब्रॉड यूटिलिटेरियन और तीसरा एथिकल। ब्रॉड यूटिलिटेरियन मतलब जैसे कि पॉलिनेटर, कि कोई इंसेक्ट पॉलिनेट कर रहा है प्लांट को, तो आपको सोच के ऐसा लगेगा ये सीधा मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन भाई पॉलिनेटर प्लांट को पॉलिनेट कर रहा है, इसी वजह से तो आपको फ्रूट्स वगैरह मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो वो ब्रॉड यूटिलिटेरियन हो गया। यूटिलिटी मतलब यूज, तो ये रीजन हो गया बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। फिर से बताता हूं, ध्यान सुनना। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए तीन मेजर रीजन: नैरो यूटिलिटी मतलब डायरेक्ट, कि आपको लकड़ी मिल रही है, आपको फ्रूट मिल रहा है, खाने की चीजें मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है, तो ये तो सीधे लालच हो गए, तो हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, पहला रीजन। दूसरा ब्रॉड, जो सीधे नहीं है, जैसे पॉलिनेटर वाला एग्जांपल दिया। तीसरा एथिकल, एथिकल मतलब इंसान हो तो इंसानियत रखो, कोई भी स्पीशीज को गायब करना आपका हक नहीं है, क्योंकि आप लेकर नहीं आए हो इस अर्थ के ऊपर, तो एथिकल हो गया। आगे देखो, आगे बोल रहा है आइडेंटिफाई विच कॉलम बिलोंग्स टू ए एंड बी, ठीक है। ए और बी दो दिए में बेटा, तो आप पहचान गए होगे अभी तक तो बेटा, ये पॉपुलेशन ग्रोथ से क्वेश्चन आया है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल से। एक है जे शेप का कर्व, कौन सी शेप का, और एक है एस शेप का कर्व। इसमें से जे शेप वाले को कहते हैं हम लॉजिस्टिक, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। और बी वाले को कहते हैं, सॉरी, ए को बोलते हैं हम क्या, एक्सपोनेंशियल, और बी वाले को कहते हैं लॉजिस्टिक। क्या बोलते हैं इसको? लॉजिस्टिक, याद रखना है। इन दोनों में से कहां पे पॉपुलेशन जो है अनलिमिटेड टाइम तक ग्रो कर रही है, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ती जा रही है, रुकी नहीं रही है। तो ए के अंदर, क्यों एक्सप्लेन करने की कोशिश कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद समझना। ए वाले के अंदर अनलिमिटेड टाइम तक ग्रोथ हो रही है, रुकी नहीं रही है, इसका मतलब वहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जबकि किसी भी नेचुरल पॉपुलेशन के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। इसलिए लॉजिस्टिक जो ग्रोथ है उसके अंदर एक लिमिट तक तो बढ़ेगी पॉपुलेशन, लेकिन एक लिमिट आने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो चेक करो, ये जो लिमिट है के, दिस इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग कैपेसिटी? एक इकोसिस्टम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को होल्ड कर सकता है बिना किसी रेजिस्टेंस के, उसको कहते हैं हम क्या, कैरिंग कैपेसिटी। जिसके ऊपर, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि मैक्सिमम इतने ही आ सकते हैं ऑर्गेनिज्म इस इकोसिस्टम में, ठीक है। तो दो टाइप के ग्रोथ, एक जे शेप जिसमें अनलिमिटेड रिसोर्स चाहिए होती है, और एक एस शेप जिसमें लिमिटेड रिसोर्स चाहिए होती है। एक्सपोनेंशियल कौन सा है? जे शेप। कौन सा वाला लॉजिस्टिक है? एस शेप। किसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी जैसी या रेजिस्टेंस जैसी बातें होंगी? तो एस शेप में। अब देखो जरा, इन दोनों में से बेटा लॉजिस्टिक ये मैंने बता ही दिया, तो बी वाला जो होगा, बी वाला जो होगा वो होगा ये वाला कॉलम, और जो ए वाला होगा वो होगा ये वाला कॉलम। और दोनों की इक्वेशन चेक कर लो बेटा। एक तो है dn/dt इज इक्वल्स टू आर एन, dn/dt इज इक्वल्स टू आर एन, ठीक है। और एक के अंदर क्या हो गया, dn/dt इज इक्वल्स टू आर एन, ब्रैकेट के अंदर k माइनस एन अपॉन के, जिसमें से ये k माइनस एन अपॉन में के ही रेजिस्टेंस है। क्या है ये? रेजिस्टेंस, आपको याद रखना है, यही वो रेजिस्टेंस है जिसकी बात हो रही है, ठीक है। देखो जरा, बाकी आप ये पूरी की पूरी डेफिनेशन पढ़ लेना, इसमें कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं बेटा। जीपीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी प्लस आर, देखते ही बहुत सारे बच्चे इसको फॉल्स बोल देंगे, लेकिन एक्चुअल में स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, तो उसी को तो क्या कर दिया, इंटरचेंज करके उल्टा सीधा करके ये लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ में आई? होता क्या है, मैं एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट ने जितना कमाया दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस जीपीपी, ठीक है। जितना
उड़ा दिया, मतलब रेस्पिरेटरी लॉसेस अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, वो हो गया आर। ठीक है, और जितना जितना इसने क्या किया, जितना इसने बचा लिया अगले ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर करने के लिए, वो नेट। तो नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस आर। ठीक है, तो बिल्कुल सच्चा है स्टेटमेंट एनसीईआरटी की, तो उसी पे तो आर उधर ले गया, तो जीपीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी प्लस आर, तो ट्रू है स्टेटमेंट। आगे देखो, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। रेट को बोलते हैं हम प्रोडक्टिविटी, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी सीक्वेंस में स्टेप है, किसके, डीकॉम्पोजिशन के, डीकॉम्पोजिशन के, याद रखना है, ये डीकॉम्पोजिशन के स्टेप है। आगे बोल रहा है बैक्टीरिया फंगल एंजाइम डिग्रेड detritus into simple organic substances, this process is called as catabolism। ठीक है, कैटाबोलिज्म की डेफिनेशन है बेटा कि एक्चुअल में क्या है, बैक्टीरिया और फंगस एंजाइम्स की मदद से तोड़ना शुरू कर देते हैं। आगे, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड एज ह्यूमस, बिल्कुल सच बात है, ह्यूमिफिकेशन के दौरान डार्क एमोर्फस सब्सटेंस बनता है, इसको ह्यूमस कहते हैं। दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, माइक्रोबियल एक्शन नहीं हो पाता है ह्यूमस पे, जिसकी वजह से इट अंडरगो डीकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली हाई रेट। नहीं, डीकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा बेटा, तो याद रखना है ह्यूमस बनते ही डीकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, इसलिए डीकम्पोजिशन होने में बहुत टाइम लगता है। अरे एंटी माइक्रोबियल है तो माइक्रोब ढंग से डिग्रेड नहीं कर पाएंगे ना, अगर वो डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं ढंग से तो स्लो हो जाएगा प्रोसेस, तो आंसर हो जाएगा ये फॉल्स, सिर्फ हाई की जगह स्लो आ जाएगा, तो स्टेटमेंट पूरी ठीक थी। उसके बाद, इन फ्रेगमेंटेशन वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू सॉइल हॉरिजन, बिल्कुल सच बात है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूबल सब्सटेंस नीचे चले जाते हैं एंड गेट प्रेसिपिटेटेड, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में नहीं होता ऐसा। ठीक है, ये तो सही है कि वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये लीचिंग में होता है, किसमें होता है, लीचिंग में। ठीक है, पढ़ना डेफिनेशन, तो स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। नाउ वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर्स डिकम्पोजिशन, सच बात है, गर्मी और मॉइस्चर जितना होगा डिकम्पोजिशन उतना फास्ट होगा, जबकि लो टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर और एनारोबायोसिस, एनारोबिक कंडीशंस इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ट्रू। ठीक है, सच बात लिखी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट कैप्चर्स ओनली 100%, अरे ओनली 100% क्या होता है, तो वैसे भी फॉल्स है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिक पार, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, सन से जितनी लाइट आ रही है बेटा सारी फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हो सकती है, सिर्फ विजिबल रेंज हो सकती है, तो इसके इधर और उधर वाली फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन नहीं है, पार की फुल फॉर्म फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम डैश इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो, एक्वेटिक सिस्टम में जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन, जबकि आपके आपके जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन। व्हाट इज डेट्राइटस फूड चेन, ऐसी फूड चेन जो डेड एंड डिकेइंग से शुरू हो, उसको कहते हैं डेट्राइटस। ठीक है, तो जहां पे जमीन ज्यादा वहां पे डेट्राइटस फूड चेन भी ज्यादा, तो टेरेस्ट्रियल पे जमीन ज्यादा है तो डेट्राइटस फूड चेन, जबकि ओशंस वगैरह में ग्रेजिंग फूड चेन ज्यादा है। उसके बाद, हर्बीवोर्स आर डैश कंज्यूमर्स, तो हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, याद रखना है प्राइमरी। क्यों, हर्बीवोर्स प्लांट खाएंगे, प्लांट प्रोड्यूसर है, तो जो प्रोड्यूसर को खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर ही तो हुआ भाई, सच स्टेटमेंट है और बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मास लिविंग मटेरियल एंड पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड विच इज कॉल्ड ए स्टैंडिंग क्रॉप। ये स्टैंडिंग क्रॉप की सीधी सीधी डेफिनेशन है, याद कर लेना, स्टैंडिंग क्रॉप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद, एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन द हायर ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रू स्टेटमेंट है, नीचे एनर्जी हमेशा हाई होगी बेटा, प्रोड्यूसर्स के पास हमेशा एनर्जी होगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी का पिरामिड हमेशा इरेक्ट बनता है, हमेशा। ठीक है, तो नीचे सबसे ज्यादा, ऊपर जाते जाते कम होगा, क्योंकि अगर 10% लॉ देखें तो एक फूड चेन में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है आगे आगे। ठीक है, आगे देखो, डैश पिरामिड ऑफ बायोमास व्हेन स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट द जू, तो बेटा ये इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड, तो डैश मतलब इन्वर्टेड, ये इरेक्ट और इन्वर्टेड पूछ रहा था कि एक्चुअल में फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर है उनका अमाउंट कम है, मतलब फाइटोप्लैंक्टन कम हो गए, जबकि जू प्लैंक्टन ज्यादा है, तो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ ये वाला पिरामिड चेक करना। और भी बने, पिरामिड ऑफ नंबर बना है इरेक्ट वाला, पिरामिड ऑफ बायोमास इरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स वाला एग्जांपल जो दिया और फाइटोप्लैंक्टन्स वाला, ये वाला इन्वर्टेड बनता है। एक पिरामिड जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, दैट इज एनर्जी। लेकिन आपसे पूछे मोस्ट कॉमनली ज्यादातर इकोसिस्टम में सारे पिरामिड्स कैसे होते हैं, तो इरेक्ट ही होते हैं। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल जैसे बायोमास ऑफ नंबर अगर आप देखोगे तो एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, तो इस केस में आपको थोड़ा सा इन्वर्टेड दिख सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन और भी एग्जांपल स्पेसिफिक देगा तो ये पिरामिड की शेप भी चेंज हो सकती है, लेकिन एक पिरामिड जिसकी शेप हमेशा इरेक्ट रहती है, दैट इज एनर्जी। ठीक है, उसके बाद, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी इज लाइट। ठीक है, लाइट,
लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, क्यों? क्योंकि आप एक्वेटिक सिस्टम में जितना डेप्थ पे जाओगे लाइट का पेनिट्रेशन उतना कम हो जाता है, तो प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ये कम हो जाती है, कहां पर? ओशियंस वगैरह के केस में भी। रोवुल्फिया वोमिटोरिया शोज डैश बेटा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। रोवुल्फिया वोमिटोरिया जो है वो एक टाइप का प्लांट है जिसमें रेजरपाइन नाम का केमिकल मिलता है, और हिमालयन रीजन में मिलते हैं ये। तो अलग अलग आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी, अलग अलग वेराइटी ऑफ रोवुल्फिया दिखती है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन अलग अलग है प्लांट्स में। और क्यों रेजरपाइन का कंसंट्रेशन अलग अलग है? क्योंकि रेजरपाइन बनाने वाले जीन की एक्टिविटी इन सब में क्या है? अलग अलग है। तो जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी। इसका और भी बहुत बड़े एग्जांपल है, जैसे राइस की वैरायटी हो गई इतनी सारी, क्यों है? जेनेटिक। ठीक है, ये स्पीशीज तो सेम रहेगी लेकिन स्पीशीज के अंदर वैरायटी बना देगी। ऐसे ही मैंगो बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, तो जेनेटिक। समझ में आ गई मेरी बात? आगे देखो, इन एरोप्लेन इकोसिस्टम ऑल पार्ट्स आर ज्वाइनिंग टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिविट डैश। अच्छा ठीक है, एरोप्लेन को इकोसिस्टम बताया तो रिविट को क्या बताया? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 69 क्वेश्चन का आंसर आप करोगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द रीजन विच with very high level of species richness and high degree of endemism. What is the meaning of एंडेमिज्म? एंडेमिज्म मतलब, तो हॉटस्पॉट कहलाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो चाहिए स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होना चाहिए, दूसरा एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जो इसी जगह पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, यहां से गायब हो गई तो पूरी दुनिया से गायब हो सकती है ये, इसलिए इन जगह को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इनको बोला गया हॉटस्पॉट्स, याद रखना है। व्हाट आर हॉटस्पॉट्स? हॉटस्पॉट्स वो जगहें हैं जहां पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा हो, कंडीशन नंबर 1, और दूसरा एंडेमिज्म बहुत ज्यादा हो। एंडेमिज्म मतलब जो स्पीशीज यहां पे मिले वो कहीं ना मिले, तो इनको सबसे पहले प्रोटेक्ट करो। ठीक है, और हॉटस्पॉट एक टाइप का इन सिटू कंजर्वेशन है। इन सिटू मतलब अगर आप ऑर्गेनिज्म को उसी के हैबिटेट में जाके प्रोटेक्ट कर दे रहे हो तो उसको कहते हैं इन सिटू, और अगर आप उठा के ला रहे हो फिर प्रोटेक्ट कर रहे हो तो एक्स सिटू। जैसे जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक्स, पॉलन बैंक्स, ये सब क्या हो गए? आपके एक्स सिटू हो गए। ऐसे ही बेटा हॉटस्पॉट्स हो गए आपके, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए आपके, है ना। इसके अलावा आपके वो हो गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई आपकी, और आपका एक आता है सैक्रेड ग्रूव्स। ठीक है, जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो अपने अपने वहां पर रह रहे हैं जंगल के एरिया में रह रहे हैं, तो वो ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आसपास की जगह को, तो इनको कहते हैं सैक्रेड ग्रूव्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? सैक्रेड ग्रूव्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, उसका एग्जांपल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। सैक्रेड ग्रूव्स पे क्वेश्चन पूछा, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन ए एंड बी देख लेते हैं बेटा। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो ये तो पहले से ही पता चल गया, ये इन सिटू है, तो सामने वाला एक्स सिटू होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ सिलेक्टेड रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आउटसाइड देयर हैबिटेट, बिल्कुल सच बात है, ये एक्स सिटू है। ठीक है, एक्स सिटू। उसके बाद नाउ, हेल्प्स इन रिकवरिंग पॉपुलेशन, हेल्प्स देम टू डेवलप देयर डिस्टिंक्ट फीचर, बिल्कुल सही बात है। रिकवर करना पॉपुलेशन को, मतलब अगर किसी की पॉपुलेशन कम जा रही है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो इन सिटू कंजर्वेशन कर दो उस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? हेल्प्स इन रिकवरिंग पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। अगर कोई स्पीशीज बहुत कम जा चुकी है कि एक्सटिंक्ट ही होने वाली है, तो उसको तो भाई बाहर निकाल के ही करना पड़ेगा। बाहर निकालो उनको, जैसे टाइगर्स वगैरह को, उनको एक अपने कंट्रोल्ड हैबिटेट के अंदर ही करो, तो वो एक्सटिंक्ट हुए। ठीक है, तो बाहर निकाल के। उसके बाद एग्जांपल्स पढ़ लेना बेटा, एग्जांपल सारे आपको जनरली बता ही चुका हूं, एक्सिटू इंसिटू क्या होता है वो भी बता चुका हूं। नेक्स्ट आपको कह रहा है वर्ल्ड समिट, बेटा एक मीटिंग हुई, इससे पहले अर्थ समिट भी हुई, कौन सा सन और कहां पे हुई, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। ठीक है, उसके बाद हुई बेटा क्या? वर्ल्ड समिट 2002 के अंदर हुई, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर। डैश कंट्रीज, कितनी कंट्री? 190 कंट्री ने प्लेज लिया कि 2010 तक हम अपनी कंट्रीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को कम करेंगे, उसके खिलाफ रूल्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और इसी के साथ बेटा हमारा पूरा जो 12th का सिलेबस था उसको हमने एनसीईआरटी वन शॉट्स की फॉर्म में बढ़िया से रिवाइज कर लिया है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत औसम लेक्चर्स हैं। नहीं भरोसा तो जाके बच्चों के कमेंट देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जरूर देख लेना ये वाले वीडियो लेक्चर ने अगर आपको हेल्प किया तो इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने रिव्यू जरूर दो बेटा, मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है और आगे बढ़ते रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगली क्लास तक पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।